ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप लोग? मैं आशुतोष मिश्रा अपने चैनल रंग बिरंगी दुनिया विद आशुतोष सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पॉलिटी का इंट्रोडक्शन चल रहा है। हम लोगों ने केंद्र में कैसे सरकारें बनती हैं उस पर बात कर लिया है। यूनियन काउंसिल की बात कर ली हमने। अब हम कहाँ पे आएंगे? बिल्कुल, स्टेट्स पे आएंगे। तो मैंने आपसे पिछले वीडियो लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो लेक्चर्स को जाके देखिए। आपको सब्जेक्ट का पूरा समझ आएगा, कहाँ से शुरू करे हैं और आज यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। तो अगर आप सही से शुरू से देख के आएंगे तो आपको सब्जेक्ट का सही अंदाज़ा लगेगा। फिर भी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हम लोग आज बात करेंगे स्टेट्स पे। यूनियन गवर्नमेंट पे हम लोगों ने बात कर लिया था। अभी हम लोग स्टेट्स पे बातें करेंगे कि स्टेट्स की सरकारें कैसे बनती है, क्या होता है, पूरा डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन शुरू हो इससे पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आए, पूरा सिलेबस करना है हमें, तो आप तक तुरंत सारी बातें सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप तुरंत ही उसका फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे लिंक करते हुए चलेंगे चीज़ों को। तो एक प्रश्न है मेरा आपके लिए, बताइए कि जैसा हमने केंद्र में देखा कि वहाँ पे देर आर टू हाउसेज, वन इज अपर हाउस एंड अनदर इज लोअर हाउस। तो क्या ऐसी व्यवस्था, सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज ऑल्सो इन स्टेट्स? क्या स्टेट्स में भी इस तरह से दो हाउसेज हैं? बताएं। जैसा हम लोगों ने देखा कि सेंटर में हमारे पास दो हाउसेज हैं, तो स्टेट्स में भी क्या ऐसे दो हाउसेज हैं? हाँ, बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बता रहे हैं अजय आप कि कुछ राज्य जिनमें दो डबल हाउसेज हैं और कुछ राज्यों में सिंगल हाउस ही है। अब वो राज्य जिनमें अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों है, उसे उनका नाम क्या क्या है? आप लिख लीजिए इसको। उनके नाम है, ध्यान से फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया नहीं, फिर से बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार। कैसे याद करेंगे? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। फिर से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक प्रणाली है, जो बाइकैमरल कह सकते हैं। ठीक है, जहां पे अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है। अपर हाउस को स्टेट्स में क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, बताएं। अपर हाउस को स्टेट्स में क्या बोलते हैं? इट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। व्हाट इज इट्स? लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? विधान परिषद। और अपर हाउस को फिर से एक बार बता दें, अपर हाउस को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में विधान परिषद। और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। और हिंदी में क्या कहते हैं उसको? विधानसभा कहते हैं। अब मेरा प्रश्न है आपसे, बताइए कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, क्या वो इलेक्ट होते हैं? पहला ऑप्शन, विधानसभा के सदस्य क्या वो इलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, या दोनों हो सकते हैं? बताइए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, मेंबर्स ऑफ
legislative assemblies are only elected, only nominated, or both elected and nominated? बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि सर इट इज बोथ, इलेक्ट भी हो रहे हैं और नॉमिनेट भी हो रहे हैं, ये सही कह रहे थे तब तक जब तक कि 104th अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था। 104th अमेंडमेंट एक्ट पे ये नॉमिनेशंस, जिसमें गवर्नर नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक सदस्य को लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो सही जवाब क्या है कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर ओनली इलेक्टेड। क्या होते हैं वो? केवल इलेक्ट होते हैं, दे आर नॉट नॉमिनेटेड। करेक्ट जवाब क्या है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज ओनली nominated, sorry, elected, not nominated. Members of legislative assembly यानी विधानसभा के सदस्य वो केवल इलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट नहीं होते। ओके, अगला प्रश्न, सेम यही प्रश्न कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और जो काउंसिल है उसकी लाइफ कितने साल की होती है। तब तक आप सोच रहे हैं, तब तक मैंने ये बात लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नहीं बताई थी, मैं बता देता हूँ। मुझे आपसे पूछना चाहिए था लेकिन मैं बता देता हूँ। विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और उनके सदस्यों का चयन भी 5 साल के लिए होता है। लाइफ ऑफ legislative assembly is 5 years and members of legislative assemblies are also selected for only 5 years. Got it? Okay. Next. Legislative council. सोच लिया होगा आपने, जवाब आप लोगों के आ नहीं रहे हैं। What is the life of legislative council? अगर आपने राज्यसभा पढ़ा हो, याद हो, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रिक लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। हाँ सही सोचा आपने। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जो उम्र है वो परमानेंट है, दैट इज indestructible. Legislative council cannot be destructed, but its members have life of its members are elected for 6 years. और हमने ऐसा सेटलमेंट बनाया है कि विधान परिषद का सदस्य 1/3 सदस्य हर दूसरे साल पे रिटायर होगा। 1/3 सदस्य हर दूसरे साल पे रिटायर होगा। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल पूरी तरीके से खाली हो जाए। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? परमानेंट बॉडी है। लेकिन उन्हीं राज्यों में जिनमें है वो 6 राज्य जो आपको याद रखना है, कौन कौन सा? भाई आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी को तो याद ही कर लीजिए, और आपके बगल में एक राज्य है बिहार। 2 राज्य जो अगल बगल है, तेलंगाना किससे टूट के बना है? आंध्र प्रदेश से। किस साल में बना है या आप बताइए कमेंट करके। दूसरा, बाकी 2 कौन है? महाराष्ट्र और कर्नाटका। बिल्कुल 6 राज्य हैं। ये बातें केवल उन्हीं राज्यों के लिए है, बाकी सब में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके लिए ये बात नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट, तो अब आता है कि क्या जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो नॉमिनेट होते हैं
या इलेक्ट होते हैं या बोथ है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या वो इलेक्ट होते हैं या बोथ है? नॉमिनेटेड, इलेक्टेड और बोथ। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन आंसर क्यों पूछते रहते हैं बीच में? ताकि आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस होता रहे। अभी इंट्रोडक्शन में हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन्हीं में मिलते रहेंगे। इसी तरीके से हम लोग बातें आराम से करते करते सीखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, बोथ सही जवाब है, बोथ। अब कितने सदस्य चुने जाते हैं, उनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या है, कितने नॉमिनेट होते हैं, प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन क्या है। अच्छा, यहाँ पे जब प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन की बात चली है तो एक बात भाई इस समय बड़ा चर्चा में रहा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉमिनेशन किस किस फील्ड से होता है। अभी अगर आपको याद हो तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री उद्धव ठाकरे जी, तो वो इलेक्ट नहीं हो पाए, ना ही एमएलए का ना ही एमएलसी का। तो माननीय राज्यपाल महोदय से बोला गया कि आप उन्हें नॉमिनेट कर दें। तो माननीय राज्यपाल महोदय ने पूछा कि हम आपको किस बेसिस पे नॉमिनेट करें। तो मेरा भी आपसे यही प्रश्न है कि किस बेसिस पे नॉमिनेट, किस आधार पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया जाता है, बताइए। कुछ याद आ रहा आपको? नहीं? चलिए मैं बता देता हूँ। 4 आधार मैं बताऊंगा, 5वां आपको बताना। पहला, आर्ट्स। और आर्ट्स की बात चलिए तो माननीय उद्धव ठाकरे जी को ने कहा कि मुझे आर्ट्स के आधार पे ही नॉमिनेट करिए। तो उनसे पूछा गया भाई कि आपने आर्ट्स में क्या किया है, तो बोले कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रहा हूँ। अब वो रहे हैं नहीं रहे हैं इस विषय पे मैं नहीं जाऊँगा, ना ही वो मेरा विषय है, लेकिन फिर भी उन्हें इस आधार पे नॉमिनेट किया गया। तो आर्ट्स हो गया। दूसरा, साइंस। साइंस के क्षेत्र में अगर कोई अपना अच्छा योगदान देता है तो उसे। तीसरा, कल्चर। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर चौथा, सोशल वर्क। सोशल वर्क, सोशल वर्क की परिभाषा क्या है? बहुत सारे छुट भैये नेता, युवा नेता, सोशल समाज सेवी, समाज सेवक लिखवा रखते हैं अपने आगे। अब वो परिभाषा क्या है वो तो वही तय कर सकते हैं। सोशल वर्क। और आखिरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है इस पर। ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बना कि, अच्छा मैं पहले बता दूं, आखिरी जो 5वां है वो क्या है? वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या है? जैसे अगर हम बात करें कि श्वेत क्रांति, जो दुग्ध क्रांति था, वो कौन लेके आया था भारत में? वर्गीज कुरियन जी। तो अगर उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाए तो किस बेसिस पे किया जा सकता है? कोऑपरेटिव मूवमेंट के आधार पे किया जा सकता है। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस तरीके से कोऑपरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं, उसके आधार पे हम उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपके लिए सवाल कैसे बनेगा? एक सवाल मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन ऐसे बना कि बताइए, व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? फर्स्ट, सोशल वर्क। सेकंड, कोऑपरेटिव मूवमेंट। थर्ड, आर्ट। ऑप्शन नेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। या उसको उन्होंने नंबरिंग भी कर दिया, उसी में मान लो उन्होंने बता दिया एक्टिंग, स्पोर्ट्स। अच्छा नहीं, आप थोड़ा सा क्वेश्चन अभी मैं फिर इसको घुमा के भी बनाऊंगा। एक्टिंग, स्पोर्ट्स, अब उन्होंने 1 2 3 4 इस तरह से नंबर दे दिया। तो आपको जब पता होगा वो पांचों जो है जिससे नॉमिनेट किया जाता, तभी तो आप कर पाएंगे। वो पांचों कौन कौन से हैं फिर से? आर्ट, साइंस, आर्ट्स, कल्चर, सोशल वर्क और पांचवा क्या है हमारा?
कोऑपरेटिव मूवमेंट, जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने राज्यों में सरकारें कैसे बनती हैं, क्या रूपरेखा होता है, उस पे थोड़ा-सा बात कर लिया है। बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।